क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है और इससे कॉन्टिनेंट्स का आकार बदल रहा है, वॉल्केनोज में लावा भर रहा है और पृथ्वी अपना इतिहास फिर से लिख रही है? कीप वॉचिंग, क्योंकि हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के पीछे के दिलचस्प एविडेंसेस की पड़ताल कर रहे हैं और इनमें से कुछ एंशिएंट रॉक्स, ग्लेशियर्स के निशानों और यहाँ तक कि समुद्र तल में भी छिपे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे के सबूतों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर आप हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उन एविडेंसेस की पड़ताल करेंगे जिनसे प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी का जन्म हुआ। हम फॉसिल्स एविडेंस, ग्लेशियर्स के निशानों, प्राचीन मैग्नेटिक फील्ड्स और समुद्र तल के रहस्यों में गोता लगाएंगे ताकि यह समझ सके कि कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करते हैं और विज्ञान ने इस थ्योरी को कैसे साबित किया। यह सब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ। 1900 के दशक की शुरुआत में अल्फ्रेड वेजनर ने साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्टलाइन्स के बीच अद्भुत समानता देखी। वेजनर ने यह प्रस्तावित किया कि ये कॉन्टिनेंट्स कभी पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि कोस्टलाइन्स इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेसेस द्वारा निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और आज इनका एक अच्छा फिट होना संभव नहीं है। इस एविडेंस को 1960 के दशक में स्वीकृति मिली, जब सर एडवर्ड बुलार्ड और उनकी टीम ने कोस्टलाइन्स के बजाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के किनारों का इस्तेमाल किया और 900 मीटर की गहराई पर लगभग परफेक्ट फिट पाया। यह सबमर्ज्ड आउटलाइन वेजनर के फिट से कहीं अधिक एक्यूरेट था। यदि कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए थे तो उनकी जियोलॉजिकल फीचर्स मेल खानी चाहिए, और ऐसा होता भी है। कई प्रमुख माउंटेन रेंजेस भी इस एविडेंस को सपोर्ट करती हैं। ये रेंजेस अचानक एक कॉन्टिनेंट के कोस्ट पर समाप्त हो जाती हैं और फिर समुद्र के पार किसी अन्य कॉन्टिनेंट पर जारी रहती हैं। एक एग्जाम्पल ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में एप्पलैचियन माउंटेन्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका और कनाडा से गुजरते हैं और न्यूफाउंडलैंड में अचानक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सेम एज और डिफॉर्मेशन स्टाइल की माउंटेन रेंजेस अटलांटिक ओशन के पार, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे में मौजूद हैं। हालांकि एप्पलैचियन माउंटेन्स और ग्रेट ब्रिटेन में समान आयु की माउंटेन रेंजेस अब अटलांटिक ओशन द्वारा अलग हो गई हैं, फिर भी अगर कॉन्टिनेंट्स को एक साथ रखा जाए जैसा कि वे पैलियोज़ोइक एरा में थे, तो वे एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज बनाने के लिए एक लाइन में आ जाते हैं। एंशिएंट फॉसिल्स रिकॉर्ड्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस प्रस्तुत करते हैं। ग्लोसोप्टेरस प्लांट को ही लीजिए, पर्मियन एरा का एक सीड फर्न है जिसके फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए गए। इसके बड़े बीज हवा द्वारा नहीं जा सकते थे और समुंदर के खारे पानी में जीवित नहीं रह सकते थे, और इन क्षेत्रों की वर्तमान क्लाइमेट इतनी अलग है कि यह उन सभी क्षेत्रों में नहीं उग सकता। इसका अर्थ केवल यही है कि पास्ट में इन कॉन्टिनेंट्स की जलवायु समान रही होगी, एक ही लैटिट्यूड पर, एक ही कॉन्टिनेंट, गोंडवाना के हिस्से के रूप में। इससे भी अधिक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मेसोसोरस, जो एक मीठे पानी का रेप्टाइल था जिसके फॉसिल्स केवल ब्राजील और साउथ अमेरिका में पर्मियन एरा की चट्टानों में पाए गए हैं। यह लगभग असंभव है कि इस जानवर ने कॉन्टिनेंट्स के बीच खारे पानी के महासागर को पार किया हो। ऐसा तभी हो सकता है जब तक कि ये कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए रहे हों। इसी प्रकार लिस्ट्रोसोरस और सिनोग्नाथस जैसे लैंड रेप्टाइल्स के फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका में पाए गए। यह जीव भी महासागर पार करने में जीवित नहीं रह सकते।
ये फॉसिल एविडेंस तथा गोंडवाना में हाल ही में हुई डायनासोर फॉसिल्स की खोज यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन कभी उन कॉन्टिनेंट्स में स्वतंत्र रूप से विचरण करता था जो अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। यहीं से चीजें कुछ अजीब हो जाती हैं। 30 करोड़ साल पहले पैलियोज़ोइक एरा के एविडेंसेस बताते हैं कि विशाल ग्लेशियर साउथ हेमिस्फेयर के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए थे। आज ये सभी क्षेत्र इक्वेटर के पास गर्म ट्रॉपिका क्लाइमेट जोन में स्थित हैं। एक और आश्चर्यजनक खोज यह थी कि उनके बेडरॉक्स में ग्लेशियर स्ट्राइएशंस दर्शाती हैं कि ग्लेशियर्स महासागरों से जमीन पर आए थे, ऐसा कुछ जो वास्तव में नहीं होता। बड़े कॉन्टिनेंटल्स ग्लेशियर्स आमतौर पर जमीन से समुद्र की ओर बहते हैं। इसलिए अगर महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में थे, तो इक्वेटर के पास ग्लेशियर्स कैसे बने और कॉन्टिनेंट्स की तरफ कैसे चले गए, यह एक अनलाइकली सिनारियो है। इस बीच नॉर्थ हेमिस्फेयर में समान आयु की चट्टानों में ग्लेशिएशन का कोई साइन नहीं मिलता, लेकिन ईस्टर्न यूएस, नॉर्थ यूरोप और एशिया जैसे स्थानों में ट्रॉपिकल दलदलों से बने थिक कोल डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं। ये दलदल ट्री फर्न जैसी हरी-भरी वनस्पतियों से भरे हुए थे, जिनमें कोई ग्रोथ रिंग्स नहीं थे। ये ग्रोथ रिंग्स अधिकतर गर्म, स्टेबल क्लाइमेट जोन वाले पौधों की एक विशेषता है। वेजना ने इस कन्फ्यूजन का समाधान दिया। कॉन्टिनेंट्स को एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया में रीअसेंबल किया। सभी सदर्न कॉन्टिनेंट्स को साउथ पोल के चारों ओर रखा गया। यह ग्लेशियर्स और उनकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। साथ ही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर के करीब खिसकते हैं, जो ट्रॉपिकल दलदलों और कोयला निर्माण के एविडेंस से मेल खाता है। यह अरेंजमेंट साउथ में ग्लेशियल एक्टिविटी और नॉर्थ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों को एक्सप्लेन करता है। पैलियोमैग्नेटिज्म प्राचीन चट्टानों में प्रिजर्व्ड मैग्नेटिक सिग्नल्स का अध्ययन है। ये सिग्नल्स चट्टानों के निर्माण के समय पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को रिकॉर्ड करते हैं। पृथ्वी एक विशाल बार मैग्नेट की तरह कार्य करती है, जिसके मैग्नेटिक पोल्स जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास स्थित हैं। जियोग्राफिक पोल्स वहां स्थित हैं जहां पृथ्वी का रोटेशन एक्सिस सरफेस को इंटरसेक्ट करता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति पृथ्वी के आउटर कोर में मोल्टन आयन की गति से उत्पन्न होता है। जब लावा फटता है और ठंडा होता है, तो इसमें मैग्नेटाइट जैसे आयरन रिच मिनरल्स होते हैं। लावा जब गर्म होता है 585 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जिसे क्यूरी पॉइंट के रूप में जाना जाता है, यह मिनरल्स मैग्नेटिक नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे लावा ठंडा होकर जमता है, मैग्नेटाइट पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होता है और उस डायरेक्शन में फ्रीज हो जाता है। इसलिए एंशिएंट लावा फ्लोज नेचुरल मैग्नेटिक रिकॉर्डर्स की तरह काम करते हैं, जो दर्शाते हैं कि अतीत में पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स कहाँ थे। इन चट्टानों में संरक्षित मैग्नेटिक फील्ड की स्टडीज को फॉसिल मैग्नेटिज्म या पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडीज से दो प्रमुख खोजें हुईं, अपेरेंट पोलर वॉन्डरिंग और मैग्नेटिक रिवर्सल्स। 1950 के दशक में यूरोप भर में पैलियोमैग्नेटिज्म का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक खोज की। पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की पोजीशन, जो प्राचीन चट्टानों में संरक्षित है, समय के साथ बदलती हुई प्रतीत हुई। पिछले 50 करोड़ वर्षों में ऐसा प्रतीत होता है कि मैग्नेटिक पोल्स हवाई के पास के एक स्थान से आज के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल्स के पास शिफ्ट हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के लिए एक ऐसा ही मैग्नेटिक पाथ बनाया गया था, और हालांकि दोनों पाथ्स की डायरेक्शन सेम है, पर वे लगभग 5000 किलोमीटर के अंतर से एक दूसरे से अलग है। फिर लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक एरा के दौरान
दोनों पाथ्स एक दूसरे से मिलने लगे। शुरुआत में इससे यह भ्रम हुआ कि मैग्नेटिक पोल्स भटक गए हैं, लेकिन जब दुनिया भर के पेलियोमैग्नेटिक डेटा की तुलना की गई, तो वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। मैग्नेटिक पोल्स स्थिर थे और कॉन्टिनेंट्स गतिमान थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि मैग्नेटिक पोल्स ही शिफ्ट हुए हैं। जब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को उनके प्री अटलांटिक एरा में रिपोजिशन किया गया, तो उनके मैग्नेटिक पाथ्स एक साथ एक लाइन में आ गए। इस अलाइनमेंट ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए कि दोनों कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए थे और बाद में अलग हो गए हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड चट्टानों में एक गुप्त संदेश छोड़ जाता है। बासाल्टिक लावा ठंडा होता है और मैग्नेटाइट जैसे आयन मिनरल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। क्यूरी पॉइंट या 585 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा होने पर यह अलाइनमेंट परमानेंट हो जाता है और ये चट्टानें उस दिशा में फ्रीज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ लाख वर्षों में उलट जाता है। इस रिवर्सल के दौरान नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स अपनी जगह बदल लेते हैं। मैग्नेटिक रिवर्सल के दौरान जमने वाला लावा नॉर्मल पोलैरिटी के दौरान बनने वाले लावा की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि ये मैग्नेटिक रिवर्सल्स पृथ्वी के इतिहास में बार बार हुए हैं, तो उन्होंने एक मैग्नेटिक टाइमलाइन का निर्माण किया। सैकड़ों लावा फ्लोज की पोलैरिटी का एनालिसिस और रेडियोमेट्रिक डेटिंग का उपयोग करके उन्होंने पिछले लाखों साल का एक रिकॉर्ड बनाया। कंटिन्यूअस पोलैरिटी की सबसे लंबी अवधि को क्रॉन्स कहा जाता है। उसी समय समुद्र विज्ञानियों ने मैग्नेटोमीटर्स का उपयोग करके ओशन फ्लो मैपिंग करना शुरू कर दिया। ये उपकरण पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बदलावों का पता लगाने के लिए जहाज़ों पर लगाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट पर किए गए पहले प्रमुख सर्वे में से एक ने एक आश्चर्यजनक पैटर्न का खुलासा किया। ओशन फ्लोर पर स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक सिग्नल संकेतों की ऑल्टरनेटिंग स्ट्राइप्स बनी हुई थी। नॉर्मल पोलैरिटी वाली चट्टानों ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया, जबकि रिवर्स पोलैरिटी वाली चट्टानों ने इसे वीक किया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ये स्ट्राइप्स मिड-ओशियानिक रिजेस के दोनों ओर सिमेट्रिकल थी। इस सिमेट्री ने एक शक्तिशाली पैटर्न का खुलासा किया। ओशियानिक रिजेस पर नया मैग्मा ऊपर उठता है, ठंडा होता है और उस समय की मैग्नेटिक पोलैरिटी में फ्रीज हो जाता है। इन खोजों ने साबित किया कि मिड ओशियानिक रिजेस पर नई ओशियानिक क्रस्ट लगातार बनती और दोनों डायरेक्शंस में दूर धकेली जाती है। ओशन फ्लोर के सर्वे में 18 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी कोई भी ओशियानिक क्रस्ट नहीं मिली है, जबकि कुछ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 4 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया है कि पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। हॉटस्पॉट्स से प्लेट टेक्टोनिक्स के और भी एविडेंसेस मिले। यह हॉटस्पॉट्स पृथ्वी के मैंटल की गहराई में ऊपर उठते मैग्मा के प्लूम्स होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशन में वॉल्केनिक आइलैंड्स और पानी के नीचे के वॉल्केनोस, जिन्हें सीमाउंट कहा जाता है, की मैपिंग किया, तो उन्होंने वॉल्केनोस की एक लंबी सीधी चेन देखी। सबसे प्रसिद्ध वॉल्केनिक चेन्स में से एक हवाईयन आइलैंड एम्परर सीमाउंट चेन में कम से कम 129 वॉल्केनिक आइलैंड्स शामिल हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चलता है कि हवाई से दूरी के साथ वॉल्केनोस पुराने होते जाते हैं। हवाई आइलैंड स्वयं 10 लाख वर्ष से भी कम पुराना है, मिडवे लगभग 27 लाख वर्ष पुराना है और ट्रेंच के पास सुइको सीमाउंट लगभग 65 लाख वर्ष पुराना है। यह एज पैटर्न मैंटल प्लूम, जो कि लिथोस्फेयर के नीचे गर्म लावा का एक नैरो राइजिंग कॉलम होता है, आइडिया का सपोर्ट करता है।
जैसे जैसे पैसिफिक प्लेट धीरे धीरे इस स्टेशनरी हॉटस्पॉट पर मूवमेंट करती है, मैग्मा क्रस्ट को पिघलाकर ज्वालामुखी बनाता है। प्रत्येक ज्वालामुखी की आयु हमें बताती है कि उस स्थान को प्ल्यूम के ऊपर से गुजरे हुए कितना समय हो गया है। पुराने द्वीप टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से शिफ्ट होकर दूर चले जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि नए आइलैंड्स प्ल्यूम के ठीक ऊपर बनते रहते हैं। हवाई आज भी वॉल्केनिक रूप से सक्रिय है। इसका ज्वालामुखी किलोआ दुनिया के सबसे सक्रिय में से एक है। मुख्य हवाई द्वीपों में सबसे पुराना कौन लगभग 50 लाख साल पहले बना था। इसके ज्वालामुखी विलुप्त हो चुके हैं और अब भारी इरोजन के संकेत दिखाते हैं। इस वॉल्केनिक पाथ को हॉटस्पॉट ट्रैक कहा जाता है और यह एक मूविंग टाइमलाइन की तरह काम करता है। पैसिफिक प्लेट की मूवमेंट की डायरेक्शन और स्पीड को रिकॉर्ड करता है। आज तक वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में 40 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स की पहचान की है। कुछ, जैसे आइसलैंड के नीचे वाला, स्प्रेडिंग सेंटर्स के नीचे स्थित हैं, जो मिड ओशियानिक रिजेस में नई क्रस्ट जोड़ते हैं। अन्य कॉमेंटल बाउंड्री जितनी गहराई में उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि कुछ कम गहरे या शालो होते हैं। ये हॉटस्पॉट्स प्रूव करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर नहीं है। 1968 में शुरू हुए डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ने सब कुछ बदल दिया। ग्लोमा चैलेंजर पर सवार वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में ड्रिलिंग की और निकाले गए सेडिमेंट्स और चट्टानों का अध्ययन किया। सबसे युवा सेडिमेंट्स मिड ओशियानिक रिजेस पर पाए गए और सबसे पुराने सेडिमेंट्स कॉन्टिनेंट्स के करीब थे। रिजेस से दूरी के साथ सेडिमेंट्स की थिकनेस भी बढ़ती गई। इन निष्कर्षों ने पुष्टि की कि ओशियानिक रिजेस पर नई ओशियानिक क्रस्ट बनती है और बाहर की ओर फैलती है और समुद्र तल जियोलॉजिकली यांग है। ये सभी एविडेंसेस चट्टानों और फॉसिल्स से लेकर पैलियोमैग्नेटिज्म और वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स तक पृथ्वी की सबसे बड़ी कहानी में पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ आते हैं। फॉसिल्स और ग्लेशियर एविडेंस से लेकर समुद्र के नीचे मैग्नेटिक स्ट्राइप्स तक प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रमाण हर जगह मौजूद हैं। यह थ्योरी वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, माउंटेन रेंजेस और यहाँ तक कि जियोलॉजिकल टाइम में क्लाइमेट चेंज को भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपको कौन सा एविडेंस सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगता है? हमें कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।